Hello friends, I am Mayank Rajesh and you are watching Info and Study. Friends, we are into this 37th lecture of the ancient history and this video is part 8 of Vedic period. In the previous video, we have already completed the expansion part of the Vedic period and today we are going to start the political system. Basically political life of the Vedic period. We will not cover all the aspect today, but we will cover today the political units of the Vedic period. So let's start the class. दोस्तों हमने पिछले क्लास में एक्सपेंशन को खत्म किया था, विस्तार को खत्म किया था, तो थोड़ा सा हम समझते हैं कि हमने जब वैदिक पीरियड की शुरुआत की थी तो हमने क्या कैसे शुरू किया था ताकि एक लिंक बन जाए। आज हम पॉलिटिकल यूनिट्स की बात करेंगे। तो बेसिकली जब वैदिक पीरियड की हमने शुरुआत की थी, वैदिक पीरियड जिसका टाइम पीरियड हमने बताया था कि 1500 टू 600 बीसी है। 1500 से 600 ईसा पूर्व तक का समय है और हमने इसे डिफरेंट सेगमेंट में बांट दिया था। पहला सेगमेंट हमने टाइम पीरियड का रखा था, ठीक है। उसके बाद हमने रखा था ओरिजिन पे, उत्पत्तिकर्ता की बात की थी, आर्यंस के बारे में चर्चा की थी हमने। फिर हम बात कर रहे थे सोर्सेज की, ओरिजिन सोर्सेज की हमने बात की थी, ठीक है। और सोर्सेज के बाद हमारा अंतिम पॉइंट था फीचर्स यानी विशेषताएं। तो हम अभी इसी पर डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली पिछले वीडियो में ही हमने जब एक्सपेंशन की शुरुआत कर दी थी तो हमने उसके फीचर्स की शुरुआत कर दी थी। बेसिकली क्या है, टाइम पीरियड हमने बता दिया था कि दो टाइम पीरियड था, एक 1500 बीसी से 1000 बीसी, अर्ली वैदिक पीरियड, और दो टाइम पीरियड था, एक अर्ली था जिसे हम ऋग्वैदिक अर्ली या ऋग्वैदिक पीरियड कहते हैं, ठीक है, और एक लेटर था जिसे हम उत्तर वैदिक काल कहते हैं। ये आपको 1500 टू 1000 बीसी तक का था समय, और ये जो है ये आपको फिर 1500 टू 1000 बीसी तक का था, और 1000 टू 600 बीसी तक का समय है। पूरा वैदिक पीरियड कवर हो गया 1500 टू 600। देखिए 1500 टू 600। उसके बाद हमने ओरिजिन की बात की थी जिसमें हमने बताया था आर्यंस के बारे में, आर्यंस कैसे है, उनका ओरिजिन क्या था, ये हम डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। सोर्सेज यानी सोर्सेज जो स्रोत थे हमने उसमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज यानी कि जो पुरातात्विक स्रोत थे, और लिटरेरी सोर्सेज यानी कि जो साहित्यिक सोर्स थे, सब पे हमने चर्चा किया था। बोगस गोई के अभिलेख की बात की थी, कस्सी के अभिलेख की बात की थी। बोगस गोई इंस्क्रिप्शन एंड कस्सी इंस्क्रिप्शन, आप पिछले वीडियोस को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद साहित्यिक स्रोतों की जब बात की थी, दो पार्ट में था, एक आर्कियोलॉजिकल सोर्स, एक लिटरेरी सोर्स, साहित्यिक सोर्स। साहित्यिक सोर्सेज में हमने सारे वेदों की बात की थी, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद की बात की थी, सबको हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमें करना था फीचर्स। समझ लीजिए, देखिए इससे क्या होता है कि आसानी हो जाती है पढ़ने में अगर आप बांट के पढ़ते हैं तो, ठीक है। टाइम पीरियड, ओरिजिन उत्पत्तिकर्ता के रूप में हम लोग आर्यंस को मानते हैं। सोर्सेज स्रोत, दो तरह के सोर्सेज, साहित्यिक सोर्स और पुरातात्विक सोर्स यानी कि लिटरेरी सोर्सेज और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। तो लिटरेरी सोर्सेज में हमने पूरा वेदों को पढ़ा है। वेदों को चारों वेद पढ़ लिया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उसके बाद हमने ब्राह्मण को पढ़ा, ब्राह्मण के बारे में जाना, अरण्यक के बारे में जाना, उपनिषदों को देखा, सब हमने डिटेल में पढ़ा है पहले। उसके बाद फीचर्स पे हम आए, तो फीचर्स में अब विशेषताओं की बात करेंगे। तो हमने एक्सपेंशन की बात की पिछले दो वीडियो में। एक्सपेंशन के बाद आज हम राजनीतिक जीवन या पॉलिटी की बात करेंगे। उसके बाद इसी में हम सामाजिक व्यवस्था की बात करेंगे, आर्थिक व्यवस्था की बात करेंगे, इकोनॉमी की बात करेंगे। सो वी विल कवर ऑल द एस्पेक्ट्स इन फीचर्स, like polity, like society, like economy, everything. So basically हम अगर फीचर्स की बात करें तो आज पहले हमने एक्सपेंशन देख लिया था दो वीडियो में, ठीक है। अब आज जो हम देखेंगे, आज हम पॉलिटी को देखने वाले हैं। तो पॉलिटी की आज शुरुआत करेंगे। तो पॉलिटी में भी अगर देखें
तो पॉलिटी में भी हम शुरुआत जो करेंगे, ये हम देखिए, पॉलिटी में भी हम इसे दो सेगमेंट में बांटेंगे। एक तो ऋग्वैदिक या अर्ली वैदिक पीरियड इसे बोलेंगे, ठीक है, और लेटर वैदिक, ठीक है। लेकिन देखिए होगा क्या कि अब यहां पर जो पॉलिटी है, ऋग्वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड हमने बांटा पॉलिटी को, तो सबसे पहले हम ऋग्वैदिक की चर्चा कर लेंगे। वैसे तो हमें कंपेयर करके पढ़ना है ऋग्वैदिक को और लेटर वैदिक को, जैसे हमने यहां पढ़ा है, लेकिन हमने बाद में कंपेयर किया था। एक बार हमने ऋग्वैदिक पढ़ लिया था, फिर उसे कंपेयर किया था लास्ट में। तो यहां पर क्या है कि यहां पर देखिए, यहां पर तो पहले हम पॉलिटी देखेंगे। तो यहां की पॉलिटी कैसे देखेंगे ऋग्वैदिक पीरियड की, तो इसको भी हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। जैसे यहां पर हम डिवाइड करेंगे एक तो पॉलिटिकल यूनिट्स में, यानी कि राजनीतिक इकाई कौन कौन सी है। उसके बाद यहां पे हम बात करेंगे ट्राइबल चीफ की। ट्राइबल चीफ यानी कि ये ऋग्वैदिक पीरियड की बात है, ये किसी ट्राइब का, किसी ग्रुप का किंग होगा। एक्चुअल में किंग नहीं होगा, ये कुछ लोगों का समूह होगा, उसका ये हेड होगा, ठीक है। ये हम अभी समझेंगे, डिटेल समझेंगे। यानी उसको जनस्य गोपा भी कहा गया राजा को, जो ऋग्वैदिक पीरियड में एक्चुअली में वो राजा नहीं है, ट्राइबल चीफ है। क्योंकि यहां हम पढ़ेंगे जन को, ठीक है, विश को पॉलिटिकल यूनिट्स के रूप में, और जन, विश, ग्राम और कुल यानी कि फैमिली, जो कि मिलके पॉलिटिकल यूनिट्स बनाएंगे। और जो जन होगा सबसे बड़ी इकाई होगी, अभी हम देखेंगे, और जिसका जो हेड होगा उसे जनस्य गोपा कहेंगे, वही ट्राइबल चीफ होगा, ठीक है, वो हम अभी देखेंगे। और इसके बाद हम इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे, इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे, ठीक है। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा ये होगा पॉलिटिकल यूनिट्स। अब है क्या कि देखिए, हमें जो वैदिक पीरियड पढ़ना है, ऋग्वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड, यानी कि ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, यानी पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, इन दोनों में कंपेयर करते हुए पढ़ना है। लेकिन कंपेयर तभी कर पाएंगे कि एक बार हम ऋग्वैदिक के पॉलिटिकल सिस्टम को समझ लेंगे, ठीक है। तो जब ये पॉलिटिकल सिस्टम हम समझ लेंगे, उसके बाद जैसे इसी तो अलग से चर्चा कर रहे हैं अभी, लेकिन जब हम यहां पे पहुंचेंगे लेटर वैदिक काल में, तो हम अलग से चर्चा नहीं करेंगे, एक साथ रखेंगे, एक पॉइंट इसका और फिर दूसरा पॉइंट इसका रख के हम, अभी मैं बताता हूं कैसे करेंगे उसे। तो दूसरा पॉइंट यहां रख के हम कंपेयर कर लेंगे। लेकिन जब तक इसको हम नहीं जानेंगे तब तक इससे कंपेयर नहीं कर पाएंगे। इसको पढ़ने के बाद हम सीधा कंपैरिजन पे चले जाएंगे, ठीक है ना। तो यानी दोनों काम साथ साथ करेंगे, तब जाकर मजा भी आएगा और आप चेंजेस को नोटिस भी कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं इसे मिटाता हूं और फिर इसे समझ लीजिए आप कि यहां पर जो पॉलिटिकल यूनिट्स है, तो पॉलिटिकल यूनिट्स को देखेंगे, जिसमें कि ग्राम, जन सबसे बड़ी इकाई जन है, फिर विश है, उसके बाद विश के बाद आपको ग्राम है, ग्राम के बाद फैमिली, कुल, गृह, जो भी कह ले, सबसे छोटी इकाई फैमिली या कुल या गृह वो है, ठीक है। इसी में से जो जन सबसे बड़ी इकाई है उसका ट्राइबल चीफ, जनस्य गोपा, विषामपति, वो सब बताऊंगा भी, वो कहा जाएगा। और इसी पॉइंट में हम देखेंगे क्या, इसी पॉइंट में हम देखेंगे ट्राइबल चीफ के बारे में जानेंगे, ठीक है। ट्राइबल चीफ का चुनाव कैसे होगा, इलेक्शन कैसे होगा, उसके साथ कौन कौन से उसके ऑफिसर्स होंगे, ऑफिशियल्स होंगे, पदाधिकारी कौन कौन से लोग होंगे, उसको हेल्प करने वाले, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूशन है, जैसे सभा, समिति, विदत, गण, परिषद, तो उसकी चर्चा यहाँ पे करेंगे। तो ये तीनों एस्पेक्ट हम लोग देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लेटर वैदिक पीरियड में आएंगे, तो हम कंपेयर करते हुए पढ़ लेंगे, अलग से सिर्फ इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ क्या है और यहाँ क्या है, दोनों हम देख लेंगे। यानी यहां से यहां तक पहुंचने में किसी खास पॉइंट पे कौन सी निरंतरता बनी हुई है, कंटिन्यूटी में क्या है, और कौन सा चेंजेस आ गया, कंपेयर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। ये सारा फीचर्स में आ रहा है। देखिए, पॉलिटी एक्सपेंशन है, पॉलिटी है, इसी फीचर्स में आपको सोसाइटी आ जाएगा,
अगला पॉइंट सोसाइटी के बाद आपको इकोनॉमी आ जाएगा अगला पॉइंट। तो इसी फ्यूचरिस्टिक एस्पेक्ट को हम लोग देखेंगे अलग अलग पॉइंट बना के। तो ऐसे पढ़ने से आपको क्या हो जाएगा ना कि एक एक चीज का आइडिया मिल जाएगा। तो अब मैं इसे मिटाऊंगा और फिर हम यहां से शुरुआत करेंगे। और एक बार मैं बता भी देता हूं यहां पे मिटा के कि हम कैसे कंपेयर करेंगे ताकि हमें आसानी हो जाए समझने में। ठीक है, तो अभी मैं मिटा। देखिए, अब जब हम वैदिक पीरियड के पॉलिटी की बात करेंगे तो वैदिक पीरियड के पॉलिटी की बात कैसे करेंगे। देखिए, वैदिक पीरियड और इसकी जो है इसकी पॉलिटी की बात करेंगे, यानी कि हम 1500 to 600 BC की बात करेंगे। टाइम पीरियड तो यही वैदिक पीरियड का। तो अगर 1500 to 600 BC की बात करेंगे तो फिर वही हम दो पीरियड में बांटेंगे, एक अर्ली या ऋग्वैदिक पीरियड, अर्ली कहे या ऋग्वैदिक पीरियड कहे बात एक ही। ठीक है, और दूसरा हम लेटर यानी उत्तर वैदिक पीरियड की बात करेंगे, लेटर वैदिक की बात करेंगे। ठीक है, तो फिर इसका टाइम पीरियड देखें तो 1500 to 1000 BC, और यहां बात करें तो 1000 to 600 BC। अब देखिए कैसे कंपेयर करेंगे क्वालिटी को। जैसे कि पहला पॉइंट मैं लिखता हूं, यहां लिखता हूं जना, यानी कि जन, हिंदी में जन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर जन कहते हैं तो जन क्या है, जन एक ट्राइबल ग्रुप है, आर्यों का भी हो सकता है अनार्यों का भी हो सकता है। ठीक है, तो एक ट्राइबल ग्रुप है और इसके कुछ इसका जो हेड है वो ट्राइबल चीफ उसको कहा जाएगा। हाँ, कुछ लोगों का ग्रुप है उसका वो हेड है। ठीक है, तो जन कई जन होंगे, कई जन हो सकते हैं, 1 2 3 4 कितने भी हो सकते हैं। तो एक जन का यानी एक ट्राइब का एक मुखिया होगा, जिसे ऋग्वैदिक काल में आप राजा कह लो, लेकिन एक्चुअल में वो राजा नहीं है। राजा इसलिए नहीं है क्योंकि उसके पास लैंड नहीं है, यहां पर लैंड नहीं है। लैंड की बात कहां होगी, टेरिटरी या लैंड की बात यहां पर होगी। ये डिफरेंस आएगा यहां पर ये लोगों का हेड है, यहां पर क्षेत्र का हेड हो जाएगा। यहां पर कहा जाता है इसको जनस्य गोपा, क्योंकि जनों का हेड है, हाँ लोगों का हेड है, या गोपति क्योंकि उसको प्रोटेक्शन देना है पशुओं का, खासकर गायों को, तो गोपति कहा जाएगा, उसको नाम दे दिया गया उसको। या विषामपति, विषामपति क्या है वो मैं बताऊंगा अभी। तो ये कहा जाएगा। लेकिन यहां पर आते आते लैंड की बात होने लगेगी, टेरिटोरियल एक्सपेंशन होने लगेगा। तो फिर टेरिटोरियल एक्सपेंशन होगा तो अब ये क्या हो जाएगा, अब इसे कहा जाने लगेगा, अब एक तरह से देखा जाए तो आप कह सकते हो कि किसी टेरिटोरी के हेड के रूप में वो आएगा। यहां पर टेरिटोरी का हेड नहीं है। ठीक है, तो ये डिफरेंस आएगा यहां पर। उसी तरह से कुछ यहां पर हम देखें तो कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि इंस्टीट्यूशन है तो जैसे सभा, असेंबलीज हैं, समिति, विदत, गण परिषद, तो ये सब है यहां असेंबली के रूप में। यहां जाकर ये सब खत्म, सिर्फ सभा और समिति रह जाएंगी यहां जाकर, वो भी इतनी पावरफुल नहीं रहेंगी जितनी पावरफुल यहां पर है ऋग्वैदिक काल में। यहां पर इसका पावर खत्म हो जाएगा। यहां पर जो है अगर तीसरे पॉइंट को देखें तो यहां पर टैक्स नहीं है। टैक्स क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पे तो लैंड ही नहीं है। अभी मैंने कहा लैंड तो यहां पे जाके होगा, और लैंड नहीं है तो फिर आर्मी की जरूरत नहीं है। और वैसे भी आर्मी के लिए क्या चाहिए, मतलब सेना रखने के लिए क्या चाहिए, आपको टैक्स की जरूरत पड़ेगी, उसको सैलरी पे करना पड़ेगा। तो यहां पर तो है ही नहीं, एक स्वेच्छा से कुछ लोगों ने दे दिया जिसे बलि कहा जाता था। यहां आके नियमित टैक्स व्यवस्था हो जाएगी भाग और शुल्क के रूप में। तो वो सारी चीजें जो है, इस तरह का अंतर पहले हम ऋग्वैदिक पीरियड को देख लेते हैं। हाँ, इसके पॉलिटी को समझ लेंगे, और इस पॉलिटी को समझने के बाद इसे तो अलग से देखना पड़ेगा, क्योंकि तभी हम कंपेयर कर पाएंगे इसे। और इसको हम अलग से नहीं देखेंगे, फिर दोनों, इसको भी देखेंगे, इसको भी देखेंगे, फिर इसको भी देखेंगे, फिर इसको भी देखेंगे, एक एक पॉइंट उठाकर देखेंगे। तो ये पूरा हमारा तरीका होगा
वैदिक पीरियड के पॉलिटी को या पॉलिटिकल लाइफ को समझने के लिए। ठीक है, तो हमारा जो पॉइंट है 3-4 पॉइंट है इसका अर्ली वैदिक पीरियड के पॉलिटी को समझने के लिए। कौन कौन सा है भाई? आज जो हम देखने वाले हैं, आज तो हम देखेंगे पॉलिटिकल यूनिट को। उसके बाद इसमें दूसरा बिंदु भी बनेगा जो कि है ट्राइबल चीफ, जिसको कि मैंने बताया था कि जनों का हेड जनस्य गोपा। उस पर एक पूरी चर्चा होगी अगले वीडियो में, जिसमें कि हम देखेंगे कि चुनाव कैसे होगा, जो ट्राइबल चीफ है, हाँ, इसकी भूमिका अहम होती थी। हाँ, और इसके साथ साथ इसके ऑफिशियल्स यानी पदाधिकारी कौन कौन से जुड़े होंगे। हाँ, देखिए यहाँ पर जो पदाधिकारी होंगे, पुरोहित, सेनानी, जो कि इसको हेल्प करेंगे, इस तरह के पृष्ठ होंगे, पुरोहित होगा, सेनानी होगा जो कि इसको हेल्प करेगा यहाँ पर वैदिक पीरियड में। यहाँ जाके रत्नी हो जाएंगे। ठीक है, रत्नी, कुछ अधिकारी होंगे जिनको रत्नी कहा गया है, वो मैं बाद में बताऊंगा। तो यहाँ आके ये परिवर्तन होगा। तीसरा जो पॉइंट होगा वो इंस्टीट्यूशन का होगा, इंस्टीट्यूशंस का होगा, और ये इंस्टीट्यूशंस में इसकी बात करेंगे। ठीक है, बड़ा अहम रोल रहेगा वैदिक पीरियड में, खासकर सभा और समिति का। ठीक है, तो इसकी बात करेंगे। तो आज जो हम देखेंगे, आज हम पॉलिटिकल यूनिट्स को देखेंगे। ठीक है, तो हम पॉलिटिकल यूनिट्स की बात अब शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। चलिए, पॉलिटिकल यूनिट्स किसका? ऋग्वैदिक पीरियड का, वैदिक पीरियड, यानी कि ये टाइम आपका 1500 टू 1000 बीसी का होगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर पॉलिटिकल यूनिट्स के रूप में अगर देखें तो पॉलिटिकल यूनिट्स की सबसे बड़ी इकाई जो है हम देखते हैं, अभी मैंने बताया था जन। जना क्या है? तो जना एक ट्राइबल ग्रुप है। ठीक है, जब हमने शुरू में पढ़ा था कि ट्राइबल एक ट्राइब्स के रूप में आर्यंस यहां पर आए थे। ठीक है ना, तो आर्यंस जब आए यहां पर तो ट्राइब के रूप में आए थे। बहुत सारे ट्राइब्स थे, जैसे यदु, अनु, द्रुहु। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे ट्राइब्स के रूप में आए और एक साथ नहीं आए, अलग अलग फेज में आए। ठीक है ना, तो जन जो है एक ट्राइब में, मान लीजिए कि ये एक ट्राइब हो गया, एक ग्रुप हो गया, कोई एक ये लोगों का ग्रुप हो गया। ठीक है, तो इसको कहेंगे जन। अभी मैं समझाऊंगा सारा, तो जना कहेंगे। ठीक है, तो ये ग्रुप हो गया। और ये नहीं है कि आर्यों का ही, इसमें अनार्यों का भी ग्रुप हो सकता है। तो जना जो है एक ट्राइबल ग्रुप है। हाँ, ट्राइबल ग्रुप का मतलब, ट्राइबल ग्रुप का मतलब कबीला है एक तरह का। जन एक तरह का कबीला है। ठीक है ना, जैसे कि हम समझ लेते हैं इसको। देखिए, ये एक खास ऋग्वैदिक काल का क्षेत्र है। अब इसमें अलग अलग जन है। देखिए, अब देखिए, ये भी जन, 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 यानी एक ट्राइबल ग्रुप, दूसरा ट्राइबल ग्रुप, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, कई हो सकते हैं। जैसे कि मैं लिख दूं यहां पर अनु। ठीक है, कुरु, कुरु आप यहां पर लिख दीजिए, या द्रुहु लिख दीजिए यहां पर, द्रुहु, द्रुहु, यदु, भारत। ठीक है, उसके बाद यहां पर आप लिख सकते हैं शिव, विशानिन। देखिए, ये सब आ रहे हैं, शिव और विशानी,
अनार्य हैं। ठीक है ना, अभी मैं समझाऊंगा। आर्य भी थे, आर्य हैं, दास हैं, दस्यु हैं, सब समझेंगे इसमें हम। तो कई हो सकते हैं, अनु है, द्रहु है, यदु है, भरत है, हाँ, शिव है, विशानी, विशानी भी अनार्य है, ये सब आर्य है। ठीक है, यदु भी है, भरत भी है, अनु भी है, द्रहु भी है, सब आर्य हैं। यहां देखिए शिव और विशानी, पक्त, पक्त था जो कि अनार्य थे वो, ठीक है ना, भलानस अनार्य थे। तो इस तरह के अलग अलग ग्रुप हैं, 1 2 3, यहां मैंने 6 दिखाया है आपको। तो ये इन्हीं को एक को, जैसे ये एक जन हो गया, अनु एक जन हो गया, द्रहु एक जन हो गया, यदु एक जन हो गया, तो ये आर्यों का एक ग्रुप हो गया, एक ग्रुप अनार्यों का भी हो गया। ठीक है, एक ग्रुप दासों का भी हो सकता है। क्या है दास, अभी मैं बताऊंगा। देखिए अब यही है ट्राइबल ग्रुप, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 जितने भी हो जाए, तो ये ट्राइबल ग्रुप है। जन कहते थे ट्राइबल ग्रुप को। ठीक है, अब देखिए मैंने कहा कि ये जो है ये आर्य भी है, अनार्य भी है। अब इसको समझ लीजिए, उसके बाद मैं फिर ये पॉलिटिकल यूनिट है, जन, जन के बाद आपको विश्व होगा, विश्व के बाद ग्राम, और ग्राम के बाद कुल। ठीक है, अब देखिए इसे मैं कहता हूं कि जो आर्य, जो यहां पे लोग हैं, हाँ, हमने 3 तरह के लोगों को पढ़ा है, हाँ, 3 तरह के ट्राइब्स को पढ़ा। और 3 तरह के लोग कैसे हैं जो यहां पर आए भारत की तरफ, जो, हाँ, तो भारत की तरफ जो आए हैं उसमें से जो भारत में हैं या आए हैं, तो 3 पार्ट में इनको बांटेंगे। एक हम कहते थे आर्य, आर्यस, और दूसरा है अनार्य। अनार्य में है दास और दस्यु। अब देखिए आर्यंस कौन है, अनार्यंस कौन है, और अनार्यंस में दास और दस्यु कौन है। ठीक है, आर्यंस, देखिए अभी अभी मैं बता रहा था कि जब आर्य हिंदुस्तान में आते हैं, ठीक है, तो एक साथ नहीं आए, कई फेजेस में आए हैं। ठीक है ना, तो जो आर्य सबसे पहली बार आए, अलग अलग फेज है, यानी कि अलग अलग जत्थों में आए, ग्रुप्स में आए, अलग अलग फेज यानी अलग अलग टाइम पीरियड में, अलग अलग कुछ अंतरालों के बाद आए हैं, अलग अलग समय में आए हैं, अलग अलग वक्त में आए हैं, तो अलग अलग टाइम पीरियड में आए हैं। तो जो सबसे पहले आर्यंस आए वो क्या किए, वो आके जो यहां के मूल निवासी हैं, हाँ, उनके कल्चर में घुल मिल गए। ठीक है, उनके कल्चर में घुल मिल गए। ठीक है, उनके ट्रेडिशंस को अपनाया, उनके खान पान को अपनाया, रहन सहन को अपनाया, बिल्कुल जो ओरिजिनल यहाँ के मूल जो निवासी हैं उनके साथ जो आर्यंस घुल मिल गए, उनको कहा गया दास। ठीक है, और जो बिल्कुल ओरिजिनल रहे उनको कहा गया दस्यु। ठीक है, दस्यु। और आर्यंस जो है, ये जो बाद में आए हैं, जो नए आर्यंस हैं वो आर्यंस हैं, जो नए आए हैं वो आर्यंस हैं, और जो ओरिजिनल है बिल्कुल वो दस्यु हैं, और जो ओरिजिनल के साथ मिलके उनके ट्रेडिशंस को अपना के यहाँ के कल्चर में, संस्कृति में घुल मिल गए वो दास है। तो ये आर्यंस का था। तो सबके अलग अलग कबीले हैं, अलग अलग ट्राइबल ग्रुप हैं, और उसी ट्राइबल ग्रुप को कहा जाएगा जन। तो देखिए ये 1 जन, 2 जन, 3 जन, 4 जन, अलग अलग जन हो गए। ठीक है, तो जन एक तरह का ट्राइबल ग्रुप है। ठीक है, तो अगर हम इसको समझे तो देखिए जन, जन के नीचे जो होगा विश्व, विश्व के नीचे जो होगा ग्राम, और ग्राम के नीचे होगा, इसको आप कुल कह लीजिए, गृह कह लीजिए, या इसको आप फैमिली कह लीजिए। ठीक है, अब देखिए सबसे बड़ा जन
उसके बाद विश्व, उसके बाद ग्राम, उसके बाद कुल। यानी जन के भीतर विश्व है, विश्व के भीतर ग्राम है, यानी जन विश्व में बटा हुआ है, विश्व ग्राम में बटा हुआ है और ग्राम कुल में बटा हुआ है। कैसे? देखिए ये एक जन है, जैसे ध्रुव एक जन है, कोई भी उठा लिया हमने, तो ये देखिए ये अब इसमें ये विश्व में बट गया, ठीक है। अगर हम एक पार्ट को यहां उठा लें, इसी को देखिए इस तरह से हमने उठा लिया एक जन को, कैसे भी आप सर्किल में उठा लें, मैंने इसी को ऐसे उठा लिया, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये हो गया विश्व, ये बट गया ना, ये एक जन है, पूरा ट्राइबल ग्रुप है, 1 2 3 4 5 ऐसे मैंने 6 विश्व बना दिया, 7 भी हो सकते हैं, तो ये विश्व बन गया। विश्व भी बटा हुआ है, कैसे? ये देखिए ये विश्व है, ये बटा हुआ है। अब विश्व को बांट लिया गया, ये विश्व जो बटा, अलग अलग विश्व है, ये पूरा जन है, उसके बाद ये विश्व हो गया, तो विश्व ये जो मैंने बनाया स्क्वायर वो विश्व हो गया। अब ये जन हो गया, ये पूरा विश्व हो गया, एक अलग अलग विश्व है, ठीक है। उसके बाद जो हमने स्क्वायर विश्व को बांटा है, तो विश्व को बांट दिया है, ये जो स्क्वायर बना है ये जो है ये ग्राम हो गया, ग्राम हो गया, ठीक है। अब एक ग्राम को हम कई टुकड़ों में बांट सकते हैं, ये जो हमने बांट लिया ये कुल गृह या फैमिली हो गया, ठीक है। यानी कि ये पूरा देखिए ये है, तो ये हो गया जन, यानी एक ट्राइबल ग्रुप हो गया। उसके बाद ये जो हमने एक एक अलग अलग ये अंदर वाला पार्ट है, हाँ ये हो गया जन के बाद ये छोटा सा जो एक एक खंड बना हुआ है, सेगमेंट बना हुआ है, ये हो गया विश्व, ठीक है, विश्व, ठीक है। विश्व के भीतर ये हमने विश्व के भीतर ये खंड बना दिया, हाँ ये सेगमेंट बना दिया, तो ये सेगमेंट हो गया क्या? ये हो गया ग्राम। और ग्राम के भीतर ये छोटे छोटे सेगमेंट बन गए, तो ये क्या हो गया? ये हो गए कुल, कह दे कुला या कुल या गृह और गृह और फैमिली, ठीक है, क्लियर? देखिए बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। ये अलग एक है पूरा एरिया जिसमें कई जन हैं, 1 जन 2 जन 3 जन 4 जन 5 जन 6 जन 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं। जन का मतलब ट्राइबल ग्रुप, जैसे भरत कबीला, कबीला है, भरत कबीला, अनु कबीला, यदु कबीला, तो कबायली कबीले के रूप में ही है, ठीक है। इसमें कुछ लोग हैं, कुछ लोगों का ग्रुप है जन, ठीक है। अब जन जो है, तो मैंने एक जन को उठा के यहां रख दिया, अब इस जन में जन को भी मैंने बांट दिया, तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 पार्ट बांट दिया, तो जन के भीतर क्या हो गया? ये विश्व हो गया। फिर हमने एक विश्व उठाया, इसको भी बांट दिया, तो अब विश्व किसमें बट गया? ग्राम में बट गया, ठीक है। और फिर ग्राम जो है ये ग्राम है, तो ग्राम को भी हमने बांट दिया किसमें? कुल में। अगर वैसे समझे तो देखिए ये अगर सबसे बड़ा, देखिए सबसे बड़ा हो गया जन, इस तरह से देखिए, उसके भीतर हो गया क्या? विश्व, विश्व के भीतर क्या हो गया? ग्राम, और ग्राम के भीतर क्या हो गया? कुल। यानी कि ये हो गया, इसी को मैं समझा रहा हूं थोड़ा और क्लैरिटी के साथ, ये हो गया जन, ठीक है। उसके बाद ये हो गया विश्व, उसके बाद ये हो गया ग्राम, और ये हो गया क्या? कुल। कुल कह ले, फैमिली कह ले, गृह कह ले, कुछ भी कह ले। यानी इससे आपको क्लियर हो गया कि सबसे छोटी यूनिट
कुल गृह या फैमिली, उससे बड़ी ग्राम, उससे बड़ी विश्व और सबसे बड़ी जन। यानी कई कुल को मिला के एक ग्राम बनेगा। देखिए कई कुल को मिला दिया गया यहां पर, कई कुल से एक ग्राम बन गया। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां 9 है, फिर 9 ग्राम मिले और 9 ग्राम मिलके एक विष तैयार हो गया। फिर उसके बाद कई विष मिल गए, यहां पे 6 है, 1 2 3 4 5 6 विष मिल गए, यहां जन तैयार हो गए। यानी कि कुछ फैमिली या कुछ कुल मिलेंगे तो ग्राम बन जाएगा, फिर कुछ ग्रामों को मिलाकर विष बना दिया जाएगा और कुछ विष को मिलाकर जन बना दिया जाएगा। तो सबसे बड़ी यूनिट जो है ये जन है। हाँ, सबसे बड़ी पॉलिटिकल, सारी पॉलिटिकल यूनिट है, इसी को आज हम देख रहे हैं। सबसे बड़ी यूनिट हो गई जन, ठीक है, सबसे बड़ी यूनिट, सबसे बड़ी इकाई क्या हो गई? जन, ठीक है, जना। तो ये जना जो है सबसे बड़ी यूनिट हो गई। और देखिए कि सबका हेड होगा, अगर देख लें तो सबका हेड है। कैसे है भाई? तो समझ लीजिए, कुल का जो हेड है, कुल का जो हेड है, यहां पर मैं लिखता हूं, कुल का हेड कौन होगा? यहां पर देख लीजिए, यहां पर मैं लिख देता हूं, इसको मैं मिटा देता हूं या इसको भी मिटा देता हूं, फिर सामने सामने लिख देता हूं। देखिए देखिए, ठीक है, जन का जो हेड होगा इसको क्या कहा जाएगा? ये ट्राइबल ग्रुप का हेड है। पहले भी मैंने बताया, ये जो जन है एक ट्राइब है, कबीला है, उसमें कुछ लोग हैं, ठीक है ना, उन लोगों का हेड है। यानी कि इस पूरा कबीला है, सबको मिला लिया जाए, 20 ग्राम कुल सबको मिला दिया जाए तो इसमें कुछ लोग रहते हैं। तो उन लोगों का हेड जो है, उन लोगों का जो ग्रुप है उसको कहेंगे जन या ट्राइबल ग्रुप। और उनका जो हेड होगा, जो ट्राइबल चीफ, इसको हम ट्राइबल चीफ कह लें। ट्राइबल चीफ तो ऐसे कहेंगे कि ट्राइबल चीफ है, लेकिन ये ट्राइबल चीफ क्या कहा जाएगा? या ये कहा जाएगा जनस्य गोपा। जनस्य गोपा उसका मतलब जनों का मुखिया, हाँ, जनों का प्रमुख, तो जनस्य गोपा हो गया। क्योंकि इसका काम, यहां पर जो राजा है ऋग्वैदिक पीरियड में, जो जन का मुखिया है, जो जन का हेड है, या किसी जन के जो है, जो ट्राइबल ग्रुप है उसका हेड है, उसके पास वो लोगों का हेड है, ना कि किसी टेरिटरी का हेड है। उसके पास लैंड नहीं है, जमीन नहीं है, तो वो किसी टेरिटरी का हेड नहीं है, इसलिए वो लोगों का हेड है, इसलिए जनस्य गोपा, ठीक है। ये चूंकि कई विष हैं इसके, तो कई विष मिलके एक जन बना है, तो इसको जनस्य गोपा भी कहेंगे। और कई विष का भी ये मुखिया है, तो इसको विषामपति भी कहा जाता था। विषामपति, ठीक है, जनस्य गोपा विषामपति। जनस्य गोपा का मतलब ये भी हो गया, इसका काम क्या है? राजा का, ट्राइबल चीफ का, हेड का, इसका काम है लोगों को प्रोटेक्शन देना, ठीक है ना। ये क्या करेगा? ये प्रोटेक्शन देगा लोगों को, ठीक है। ट्राइबल चीफ चूंकि लोगों को प्रोटेक्शन देगा, लोगों का हेड जनस्य गोपा। विष का हेड, कई विष को मिला के एक जन बना है, तो विषामपति भी हो गया। और इसका एक और काम होगा, ऋग्वैदिक पीरियड में, ऋग्वैदिक पीरियड जो है उसमें डोमेस्टिकेशन जो है, उसमें डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, एनिमल रियरिंग, और खासकर कैटल रियरिंग, और खासकर उसमें गाय, इसका बड़ा महत्व है। हाँ, पशुचारण या पशुपालन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंस, उसका बहुत इंपॉर्टेंस था इस पीरियड में। एग्रीकल्चर का आएगा कब? लेटर वैदिक पीरियड में। इस समय प्रमुख पेशा के रूप में एग्रीकल्चर नहीं है ऋग्वैदिक पीरियड में, यहां पर है पशुपालन, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, एनिमल रियरिंग, और उसमें भी गाय का महत्व तो बहुत ज्यादा है। तो गायों की रक्षा करना भी इसका, गाय को एक बहुत बड़े धन के रूप में देखा जाता है, कैटल्स को भी धन के रूप में देखा जाता है,
और गाय का तो बहुत बड़ा धन है इस समय, तो गायों की भी रक्षा करनी है इसको, इसलिए इसका नाम गोपति भी कहा गया। जनस्य गोपा विषाम पति गोपति, ठीक है। वैसे ही इसका हो जाएगा हेड विषपति, इसका हो जाएगा ग्रामिणी, और इसका हो जाएगा कुलप, कुलप, ठीक है, कुलप, कुल का हेड कुलप, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहां पर देखिए जन, विष, ग्राम और कुल, ये पॉलिटिकल यूनिट्स के रूप में है, ठीक है। सबसे बड़ा यूनिट जन है, हाँ, उसके अंदर कई विष हैं, यानी कि कई विष में वो बटा हुआ है जन। जनों का जन जो है वो कई ग्राम में बटे हुए हैं, और ग्राम जो है कई कुल में बटे हुए हैं, और सबका हेड यहां पे लिख दिया मैंने। अब देखिए कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए कि जन का इंपॉर्टेंस कितना है ऋग्वैदिक पीरियड में, कि जन जो है ऋग्वैदिक पीरियड में 275 टाइम्स ये इसकी चर्चा है, इसका रेफरेंस है ऋग्वेद में, ठीक है ना। ऋग्वेद में 275 टाइम्स इसकी चर्चा है, ठीक है। विष की जो चर्चा है 170 टाइम्स है, और ग्राम की चर्चा 13 टाइम्स है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि ऋग्वैदिक पीरियड में जन की चर्चा 275 टाइम्स है, विष की चर्चा 170 टाइम्स है, ग्राम की चर्चा 13 टाइम्स है, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल याद रखिए, खासकर ये पीसीएस में ये फैक्ट्स आ सकते हैं, बहुत कॉन्सेप्चुअल है ये, ठीक है। पूरा पॉलिटी जो है ना कॉन्सेप्चुअल है, तो इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है। तो हमने पॉलिटिकल यूनिट्स देख लिया कि पॉलिटिकल यूनिट्स कौन कौन से हैं, जन, विष, हाँ, विषपति, ग्राम, कुल, और अभी जो मैंने समझाया कि देखिए जो आर्य हैं, आर्य कह रहे हैं, जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, जन हैं, वो कई जन हैं, मैंने बताया, इसमें आर्य भी हैं, अनार्य भी हैं। तो इनमें आगे चल के और इस समय भी जो लड़ाइयां होंगी, इस समय पशुधन के लिए होंगी, आगे चल के जन जन मिलके जनपद बनाएंगे ऋग्वैदिक लेटर वैदिक पीरियड में, तो वहां लैंड के लिए होगा। तो ये जो लड़ाई हो रही है, ऐसा नहीं है कि आर्यों का, सिर्फ आर्यों के लिए की लड़ाई हो रही है, आर्यों की आर्यों से भी हो रही है, ठीक है। उसके अलावा आर्यों की अनार्यों की के साथ हो रही है, अनार्यों की भी अनार्यों के साथ हो रही है, ठीक है ना। जैसे कि आप देख लीजिए, हमने पढ़ा था जब ऋग्वेद का, हमने ऋग्वेद में मंडलों को पढ़ा था कि 10 मंडल है, और सेकंड से लेकर, दूसरे से लेकर 7वें मंडल तक की अगर हम बात करें तो 7 मंडल किसी न किसी ऋषि से भी जुड़े हुए हैं, ये भी मैंने बताया था, ठीक है। इसलिए ऋषि मंडल कहा जाता है, यानी ऋषि से जुड़े होने का मतलब ये है कि उन ऋषियों ने उन मंडलों की रचना की, बाद में उसका कंपाइलेशन हुआ, ठीक है। वेद व्यास ने किया कंपाइलेशन। जैसे कि सेकेंड से 7वें मंडल को ओल्डेस्ट मंडल कहा गया है ना, ओल्डेस्ट मंडल है वो, तो सबसे प्राचीनतम मंडल है वो। सेकेंड मंडल जो है द्वितीय मंडल, तो द्वितीय मंडल की रचना गृहसमक भार्गव ने की, मैंने लिखवाया हुआ है, हाँ। तृतीय मंडल की विश्वामित्र ने की, उसी में गायत्री मंत्र की भी चर्चा है तृतीय मंडल में, ठीक है। चौथे की रचना की है अत्रि मुनि ने, 5वें की वामदेव, 6ठे की भारद्वाज, 7वें की वशिष्ठ। तो मैं अभी जो बात कर रहा था कि लड़ाई जो है वो आर्यों की आर्यों से भी है, यहां पर जो लड़ेंगे पशुधन के लिए लड़ेंगे ऋग्वैदिक पीरियड में, बाद में लैंड के लिए लड़ेंगे, तो आर्यों की अनार्यों से भी है, और आर्यों की आर्यों से भी है, अनार्यों की अनार्यों से भी है। तो हमने 7वें मंडल में पढ़ा कि रावी नदी के किनारे,
ठीक है। रावी नदी के किनारे, रावी नदी कहां पे है, देखिए ये रावी नदी, हाँ, जो इंडस वैली सिस्टम है उसमें रावी नदी के किनारे मैंने बताया था, ठीक है। ये अगर हम देखें, ये हमने बनाते हैं, यहां से देखिए ये जो यहीं से इंडस, झेलम, व्यास, सतलज, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, तो यहीं से सारा रिवर सिस्टम है, यही रिवर सिस्टम है, ये रिवर सिस्टम, तो यहीं से सारी नदियां बह रही इंडस रिवर सिस्टम की। तो यहीं पे कौन सा है, रावी नदी है, पहले इंडस है, फिर झेलम है, फिर उसके बाद चेनाब है, फिर रावी नदी है। तो रावी जो है जिसे परोशनी नदी कहते हैं, तो 7वें मंडल में कहा गया कि रावी नदी के किनारे दशराज युद्ध हुआ था, ठीक है, दशराज युद्ध हुआ था। और आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। उस दशराज युद्ध में जो भरत कुल के हैं सुदास, उनकी लड़ाई होती है किससे, 10 राजाओं से, इसलिए उसको दशराज युद्ध कहा गया, हाँ, वॉर ऑफ 10 किंग्स। और उस 10 युद्ध में क्या 10 जो राजा हैं उसमें 5 आर्य हैं और 5 अनार्य हैं, ठीक है ना। और इनको इकट्ठा किसने किया है, विश्वामित्र ने किया है। क्यों किया है, क्योंकि पहले सुदास जो भरत वंश के हैं उनके पुरोहित जो पृष्ठ थे वो विश्वामित्र थे, लेकिन बाद में ये वशिष्ठ को बना देते हैं, ठीक है ना। फिर नदियों को लेकर भी कुछ विवाद है, नदी के पानी को लेकर विवाद है, तो उसको लेकर लड़ाई होती है। विश्वामित्र इकट्ठा करते हैं 5 आर्यों को और 5 अनार्यों को, इसलिए 10 राजाओं की एक टीम बनती है। और उनके खिलाफ लड़ाई कौन करता है, सुदास की लड़ाई होती है। सुदास आर्य हैं और इधर भी आर्य हैं, आर्य और अनार्य दोनों मिले हुए हैं, यानी आर्यों से लड़ाई हो रही है, आर्यों की अनार्यों से भी लड़ाई हो रही है, ठीक है। और आर्यों में भी लड़ाई हो रही है, अनार्यों में भी हो रही है। इस तरह का सिस्टम उस समय ऋग्वैदिक पीरियड में देखने को मिलेगा आपको कि लड़ाई जो है वो किसी भी कबीले के साथ, किसी भी ट्राइबल ग्रुप के साथ हो रही है। ये नहीं कि आर्य सिर्फ अनार्य के साथ करेंगे, ऐसा नहीं है, वो आपस में करेंगे। उस दशराजन युद्ध की बात जो हम कर रहे थे 7वें मंडल में जिक्र है, जिसकी रचना वशिष्ठ ने की है, और उसमें सुदास जो है वो जीतते हैं, उनको विजय मिलती है। तो ये जो है, ये कहा जाता है ये भरत वंश के थे, तो सुदास, तो उन्हीं भरत वंश के नाम पे भारत भी कहा गया, हाँ, भारत का नाम भारत पड़ा। तो ये बहुत सारी कहानियां हैं ऋग्वेद की, हाँ, तो इनको आप समझेंगे, आगे भी हम चर्चा करेंगे, उसमें हम चर्चा भी लिख भी देंगे कि कौन कौन से 5 आर्य थे, कौन से 5 अनार्य थे, तो इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, ठीक है। तो जो आगे हम करेंगे, तो आगे हम पढ़ने वाले हैं इसको जनस्य गोपा। हमारा अगला जो पॉइंट होगा जनस्य गोपा यानी ट्राइबल चीफ के बारे में होगा, और वहां पे अगले वीडियो में हम देखेंगे कि ये ट्राइबल चीफ जो है वो उसका चुनाव कैसे होगा, उसका काम क्या क्या था। अभी तो हमने हल्का फुल्का आपको बता ही दिया कि भाई वो रक्षा करेगा लोगों की, अपने उसके ग्रुप में जितने भी लोग हैं, पशुधन की, खासकर गायों की रक्षा करेगा, ठीक है। तो वो सब चीजें तो मैंने बता ही दिया। वहां पर आगे हम इसको फिर देखेंगे और वहां पे देखेंगे कि कैसे इसका चुनाव होता है, इसके साथ कौन कौन से ऑफिशियल्स हैं जो इसको सहायता करते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीजों को देखेंगे, आर्मी है या नहीं है, ठीक है, आर्मी नहीं है आपको पता है, हाँ, कोई शुल्क नहीं लगता। उसी में हम, इसी पार्ट में हम टैक्सेशन को भी देख लेंगे कि टैक्स किस तरह का था। टैक्स नहीं था, स्वेच्छा से लोग टैक्स देते थे बलि के रूप में, जो कि ऋग्वैदिक पीरियड में जाकर भाग और शुल्क के रूप में एक नियमित कर व्यवस्था, टैक्स का रेगुलेशन जो है, एक रूल्स एंड रेगुलेशन होगा वहां पे लेटर वैदिक पीरियड में जाकर, उसको हम देखेंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।